प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं राष्ट्रसंघ पर तीसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने राष्ट्रसंघ की जो भी कार्य प्रणाली है, राष्ट्रसंघ के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में, जो स्वायत्त अंग हैं, उनके बारे में हमने कल चर्चा की, मैंडेट सिस्टम पर चर्चा की। और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएं जो राष्ट्रसंघ को प्राप्त हुई। सबसे पहला है आइलैंड द्वीप विवाद। फिनलैंड और स्वीडन। विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को वर्ल्ड का मैप दिया है, विश्व का मानचित्र आपके पास में है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप जब भी विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, अपने सामने उस मैप को रखें और जिस भी स्थान का नाम व्याख्यान में आता है या आपकी पुस्तक में आता है, उस स्थान को आप मैप पर खोजें, उसको ट्रेस करें और उसके आसपास की क्या लोकेशंस हैं, आसपास कोई सागर, महासागर, कोई पहाड़, कोई देश, वो अपने जहन के अंदर रखनी चाहिए। उनको आप हमेशा मैप को अपने सामने रखें। तो फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही बाल्टिक सागर के आइलैंड द्वीप समूह पर अधिकार करना चाहते थे। इस प्रश्न को लेकर दोनों के मध्य विवाद खड़ा हुआ। राष्ट्रसंघ के पास में यह मसला गया। राष्ट्रसंघ ने एक कमीशन नियुक्त किया और शांतिपूर्वक ये द्वीप फिनलैंड को दिलवा दिया। यह राष्ट्रसंघ की पहली बड़ी सफलता, महान सफलता हम जिसको विद्यार्थियों कह सकें कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाया। उस विवाद का सर्वसम्मति से उन्होंने निर्णय दिया। फिर है अल्बानिया का सीमा विवाद। 1920 में अल्बानिया पर अधिकार करने के प्रश्न को लेकर यूनान और युगोस्लाविया में विवाद हो उठा। राष्ट्रसंघ ने अल्बानिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, परंतु उसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की गई थी। अतः 1921 में युगोस्लाविया और यूनान ने अल्बानिया पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया। अल्बानिया ने राष्ट्रसंघ से हस्तक्षेप की अपील की। इस पर राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाया। उसके आदेश पर युगोस्लाविया ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली। राष्ट्रसंघ ने अल्बानिया की सीमा भी निर्धारित कर दी। इस प्रकार एक जो बाल्कन युद्ध हो सकता था, उसका खतरा टल गया। साइलेशिया का सीमा विवाद। 1921 का साल। 1921 में उत्तरी साइलेशिया की सीमांत रेखा को लेकर पोलैंड और जर्मनी के मध्य विवाद खड़ा हुआ था और राष्ट्रसंघ ने इस विवाद का भी शांतिपूर्वक समाधान दिया। मेमल विवाद। लिथुआनिया ने मेमल पर अधिकार कर लिया। साल था 1923। यह मामला भी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया गया। संयुक्त राष्ट्र गलत बोल गया विद्यार्थियों, राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र संघ ने यह निर्णय दिया कि बंदरगाह को छोड़कर से संपूर्ण मेमल क्षेत्र लिथुआनिया के अधिकार में रहेगा। मेमल की जनता को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। मेमल को एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह घोषित कर वहां का शासन एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के हाथों में सौंप दिया गया। इतिहासकार ईएचकार लिखते हैं कि यह घटना युद्ध को रोकने में राष्ट्रसंघ की सफलता का चरम बिंदु थी।
अगली हम बात करते हैं यूनान बल्गेरिया विवाद। 1925 में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हो गया। बल्गेरिया ने यूनानी आक्रमण की शिकायत राष्ट्रसंघ में की। राष्ट्रसंघ ने एक कमीशन बना दिया, जांच आयोग। उस जांच आयोग ने यूनानी आक्रमण को गलत ठहराया और उसे बल्गेरिया की जो क्षतिपूर्ति है, मुआवजा है, कंपनसेशन राशि चुकाने के आदेश दिए। मार्च 1926 में यूनान ने बल्गेरिया को मुआवजा दे दिया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ ने इस विवाद को भी आसानी से निपटा दिया। इसी प्रकार राष्ट्रसंघ ने विद्यार्थियों एक स्लाइड आगे पीछे हो गई, मैं स्लाइड इसी प्रकार राष्ट्रसंघ ने ब्रिटिश फ्रेंच विवाद 1921-22 में, लोटेशिया विवाद 1932-33 में, मोसुल विवाद 1926 में और हैंगरी रोमानिया विवाद है 1923-24 में आदि को शांतिपूर्ण ढंग से इनका समाधान दिया। इन विवादों को सुलझाने में बड़े बड़े जो राष्ट्र थे उस समय, उन्होंने राष्ट्रसंघ को अपना सहयोग दिया था। इसीलिए इतिहासकार E.H. कार ने लिखा है कि 1924 से 1930 के काल की अवधि राष्ट्रसंघ की उन्नति एवं पराकाष्ठा उस समय राष्ट्रसंघ का जो है वो चरम पर था। ये इतिहासकार E.H. कार ने कहा है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों राजनीतिक क्षेत्र में असफलता की। अभी तक तो हम सफलता की बात कर रहे थे, अब हम करेंगे असफलता की। राजनीतिक क्षेत्र में असफलता, मैं स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई विद्यार्थियों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। राष्ट्रसंघ की हाँ जी, पोलैंड के विरुद्ध असफलता। 1921 में वीना नगर को लेकर पोलैंड और लिथुआनिया में झगड़ा हो गया। वीना लिथुआनिया की राजधानी थी। 1920 ईस्वी में पोलैंड ने इस पर अधिकार कर लिया था, जबकि वर्साय संधि के द्वारा वियना नगर पर लिथुआनिया का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया था। पोलैंड को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रसंघ ने 2 वर्ष से भी अधिक समय तक इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्न किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि महाशक्तियां पोलैंड के पक्ष में थी। इस कारण राष्ट्रसंघ इस विषय में न्याय नहीं कर सका और 1923 ईस्वी में उसने पोलैंड का अधिकार मान लिया। राष्ट्रसंघ का यह हल लिथुआनिया के साथ अन्याय और वर्साय की संधि के प्रतिकूल था। इससे राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को झटका लगा। दूसरा है जापान के विरुद्ध राष्ट्रसंघ की असफलता। एक तो मंचूरिया संकट पैदा हुआ 1931-32 में। जापान राष्ट्रसंघ का सदस्य था, फिर भी उसने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए 1931 में चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चीन ने राष्ट्रसंघ में शिकायत की। राष्ट्रसंघ ने जापान को मंचूरिया से सेनाएं हटाने का आदेश दिया, परंतु जापान ने उस आदेश का पालन नहीं किया। इसके विपरीत 1932 में उसने संपूर्ण मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी। राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने जापान के इस कार्य की निंदा की और एक कमीशन की नियुक्ति की गई, लिटन कमीशन। लिटन कमीशन ने जापान को आक्रामक घोषित किया, उसकी कार्यवाही को अवैधानिक ठहराया, परंतु राष्ट्रसंघ जापान के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सका। इसी प्रकार
चीन के साथ में जो जापान का युद्ध 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। चीन पुनः राष्ट्र संघ में जाता है और जापान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग करता है, परंतु राष्ट्र संघ के बड़े राष्ट्र जापान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते थे। इसलिए साम्राज्यवादी जापान चीन में आगे बढ़ता गया। 1941 के अंत में चीनी युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो गया। तो इस प्रकार यह भी एक फेलियर था राष्ट्रसंघ का। बात करते हैं राष्ट्रसंघ की इटली के विरुद्ध असफलता। कॉर्फू कांड हुआ 1923 में और इस कॉर्फू कांड में भी राष्ट्रसंघ असफल रहा। हुआ यह कि 1923 में यूनान ने राष्ट्रसंघ द्वारा भेजे गए एक जो सीमांत आयोग के इटालियन सदस्यों को यूनान में कुछ उपद्रवियों ने मार डाला। इस पर मुसोलिनी, जो उस समय मुसोलिनी, जो कि आप जानते हैं कि एक तानाशाह था, मुसोलिनी ने यूनान के कॉर्फू सीमा पर अधिकार कर लिया। यूनान ने राष्ट्रसंघ से शिकायत की, परंतु राष्ट्रसंघ इटली के विरुद्ध कुछ कदम नहीं उठा सका। इससे राष्ट्रसंघ की दुर्बलता पुनः उजागर हुई। इटली का इथोपिया पर अधिकार करना, ये भी राष्ट्रसंघ की एक असफलता में 1935 में जब राष्ट्रसंघ जापान के विरुद्ध कुछ नहीं कर सका, तो 1935 में इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण किया। वहाँ के सम्राट हेल सेलासी ने राष्ट्रसंघ में उपस्थित होकर इटली के विरुद्ध शिकायत की, परंतु इटली की सेनाएं आगे बढ़ती गईं। राष्ट्रसंघ इटली को नहीं रोक सका। कुछ प्रतिबंध लगाने का निश्चय किया, लेकिन ये प्रतिबंध सफल नहीं हुए, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की सहानुभूति इटली के साथ थी। बात करें जर्मनी के विरुद्ध राष्ट्रसंघ की असफलता। जब राष्ट्रसंघ इटली को एबिसिनिया लेने से नहीं रोक सका, तो इससे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसंघ में बल नहीं है। वह बड़े देशों से छोटे देशों की रक्षा करने में तथा युद्ध रोकने में असमर्थ है। राष्ट्रसंघ की इस दयनीय अवस्था का लाभ हिटलर ने भी उठाना चाहा। 1933 में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी और अधिनायक हिटलर ने पेरिस समझौते के विरुद्ध अपने देश में मिलिट्री एजुकेशन अनिवार्य कर दी। 1936 में उसने राइनलैंड में सेनाएं भेजकर उस पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रसंघ जर्मनी के विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सका। इससे हिटलर का साहस और भी बढ़ा और उसने 1938 में चेकोस्लोवाकिया है, वहाँ के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। इसी वर्ष उसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। राष्ट्रसंघ सब देखता रहा। इस पर हिटलर के हौसले इतने बढ़ गए कि सितंबर 1939 में पोलैंड के बंदरगाह डांजिंग पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध को मूक दर्शक की तरह देखता रहा, परंतु उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। इसी प्रकार स्पेन में गृह युद्ध, वहाँ राष्ट्रसंघ को बुरी तरह असफल होना पड़ा। स्पेन में गणतंत्रीय सरकार के विरुद्ध जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, जिसके कारण स्पेन में गृह युद्ध छिड़ गया। जर्मनी और इटली ने अपनी सेनाएं जनरल फ्रैंको की सहायता के लिए भेज दी। इस पर गणतंत्रीय सरकार ने राष्ट्रसंघ की सहायता मांगी। राष्ट्रसंघ ने तटस्थता की नीति अपनाई। फलस्वरूप जनरल फ्रैंको विजयी हुआ। संघ के कई सदस्यों ने
फ्रैंको की सरकार को मान्यता देकर राष्ट्रसंघ की घोर अपेक्षा की। यह राष्ट्रसंघ की बहुत बड़ी फेल्योर थी विद्यार्थियों। इसी प्रकार रूस फिनिश युद्ध होता है 1939-40 में। इस युद्ध ने राष्ट्रसंघ की अंत्येष्टि कर दी। हिटलर की आक्रामक नीति से भयभीत होकर रूस ने आत्मरक्षा के लिए 30 नवंबर 1939 में फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिनलैंड ने राष्ट्रसंघ से सहायता मांगी। संघ ने रूस को इसकी सदस्यता से निष्कासित कर दिया, परंतु इस कदम से फिनलैंड को लाभ नहीं पहुंचा। 1940 ईस्वी में रूस ने फिनलैंड पर अधिकार कर लिया। जर्मनी, जापान एवं इटली ने राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवहेलना की थी, परंतु उन्हें संघ से निष्कासित नहीं किया गया। रूस के विरुद्ध इस प्रकार का प्रस्ताव केवल इसलिए पारित हो सका क्योंकि उस समय संघ के अधिकांश सदस्य साम्यवाद के विरोधी थे। तो विद्यार्थियों, इन घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रसंघ बड़ी शक्तियों की आक्रामक कार्यवाहियों को रोकने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके और तब उन परिस्थितियों में राष्ट्रसंघ की भूमिका समाप्त हो गई। यदि हम राष्ट्रसंघ के कुछ गैर राजनीतिक कार्यों की बात करें तो विद्यार्थियों गैर राजनीतिक कार्य पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने किया राष्ट्रसंघ ने जो राजनीतिक सफलताएं प्राप्त की और राजनीति क्षेत्र में जो असफलताएं उनको मिली, उसके बारे में चर्चा की। गैर राजनीतिक कार्यों में सबसे पहला है आर्थिक सहयोग। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। राष्ट्रसंघ ने युद्ध से जर्जर राज्यों की अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। उसने विश्व के सभी देशों को स्वस्थ आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। कुछ देश जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूनान, बल्गेरिया और डांजिंग आदि आर्थिक संकट से ग्रस्त देशों को राष्ट्रसंघ ने बहुमूल्य आर्थिक सहायता प्रदान की। इस प्रकार राष्ट्रसंघ ने देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण का हर संभव प्रयास किया। इसके अतिरिक्त युद्धबंदियों और शरणार्थियों की सहायता। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों सैनिक बंदी बना लिए गए थे। संघ ने उन युद्धबंदियों को वापस उनके देश में पहुंचाने में मदद की। वास्तव में राष्ट्रसंघ का यह कल्याणकारी कार्य था। शरणार्थियों को बसाने में भी राष्ट्रसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रथम विश्व युद्ध के कारण शरणार्थियों को बसाने की एक गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई थी। युद्ध के समय लाखों तुर्क, रूसी, यूनानी, आर्मेनियन लोग बेघर हो गए थे। राष्ट्रसंघ ने इनको बसाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर नॉनसेन को बनाया गया। यूनान के 15 लाख शरणार्थियों को बसाने के लिए राष्ट्रसंघ ने $6 करोड़ की सहायता प्रदान की और दूसरे देशों से भी सहायता दिलवाई। इसी प्रकार बल्गेरिया को उसके शरणार्थियों को बसाने के लिए उसे विदेशों से ऋण दिलवाया। राष्ट्रसंघ ने अपने आयोग के तत्वावधान में केवल 4 सालों में 2 लाख शरणार्थियों को बसाने का कार्य किया। इतना ही नहीं, इन शरणार्थियों को शिक्षा आदि सुविधाएं भी प्रदान की गई। इसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा की। राष्ट्रसंघ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया। उसने जनसाधारण के स्वास्थ्य को सुधारने की दृष्टि से स्थायी स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की। इसका प्रमुख कार्य संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा निवारण के लिए प्रयास करना था। संघ के इन प्रयासों से मृत्यु दर कम हो गई थी।
प्रथम महायुद्ध के पश्चात रूस में टाइफस नाम की भयंकर महामारी फैली। राष्ट्र संघ ने इस महामारी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसी प्रकार हैजा, मलेरिया, प्लेग, चेचक, क्षय यानी टीबी आदि भयानक बीमारियों के इलाज ढूंढने में मदद की। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ ने बौद्धिक सहयोग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, लेखकों, शिक्षकों एवं कलाकारों के बीच सहयोग को विकसित करना था। राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना चाहता था। वह मानव समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था ताकि मानव जीवन अधिक से अधिक सुखी एवं संपन्न हो सके। इस बौद्धिक सहयोग के लिए राष्ट्रसंघ ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की। इस संगठन द्वारा सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों और वाद विवादों का आयोजन किया गया। अनेक उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। इस प्रकार विभिन्न कार्यों द्वारा राष्ट्रसंघ विश्व की शांति एवं अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यों की भी यदि हम बात करें तो दास प्रथा पर रोक लगाने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए और इस क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की। नारी और बाल कल्याण के दिशा में भी सराहनीय कार्य किए। राष्ट्रसंघ ने अपने अपने सदस्य राष्ट्रों से अपील की कि वे अपने अपने देशों में स्त्रियों और बच्चों के व्यापार को समाप्त करने के प्रयास करें। 1921 में राष्ट्रसंघ ने एक परामर्शदात्री आयोग की स्थापना की, जिसने स्त्रियों के अनैतिक व्यापार को रोकने, अश्लील प्रकाशनों एवं वेश्यावृत्ति का अंत करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। स्त्रियों की आयु, विवाह की जो आयु है उसके बारे में भी विचार किया गया। बालकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई। राष्ट्रसंघ के प्रयासों से ये जो बच्चे हैं, गैर कानूनी ढंग से जो अनेक जो बच्चों की जो समस्या थी, चाहे उनका व्यापार था, उनको दास बनाना था, उनसे जो कार्य करवाने का जो था कम आयु में विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में, उन सब में राष्ट्रसंघ ने अनेक देशों को प्रेरित करके अधिनियम बनवाए। मादक द्रव्यों पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रसंघ ने अफीम और कोकीन जैसे पदार्थों के व्यापार को रोकने एवं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। इस संबंध में अनेक नियम बनाए जो जेनेवा नियम के नाम से प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रसंघ को इस कार्य में भी आशातीत सफलता मिली। तो इस प्रकार पूरे व्याख्यान में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रसंघ को गैर राजनीतिक कार्यों में बहुत अधिक सफलता मिली। उसने जन कल्याण के लिए कल्याणकारी संस्था की भांति अनेक सराहनीय कार्य किए। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।